प्रेशर एक्सर्टेड बाय ये लिक्विड कॉलम। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ा था तो वहाँ भी एक वैल्यू आई थी P = ρgh। वो क्या होता है, कैसे आता है, आज उसको समझते हैं। तो सबसे पहले कोई एक कंटेनर बना लेते हैं हम लोग। ये कंटेनर हमने 3D में बना लिया। और मान लीजिए कि इसकी जो हाइट है, ये हाइट वो स्मॉल h है। इसका जो सरफेस का एरिया है, बॉटम का एरिया मैंने शेडो कर दिया, इसका जो एरिया है वो कैपिटल A है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना वो समझिएगा, ध्यान दीजिए, पहले समझिए। ये जो शेडेड एरिया मैंने बनाया ना बॉटम, इसमें पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ये फ्लूइड इस बॉटम पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, हमें वो फाइंड करना है। टारगेट समझा आपने? ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसमें, इस बॉटम पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा, उसे फाइंड करना। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया ही तो होता है। अब लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा, मैं किसी इस अर्थ पे खड़ा हूं तो मैं इस पर कितना फोर्स लगा रहा हूं, अपने वेट के बराबर। ये तो फोर्स होता है। आपने किसी छोटे बच्चे को अपने ऊपर उठा लिया तो वो आपके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, कितना, अपने वेट के बराबर। आपने 10 kg का एक ब्लॉक अपने कंधे पे रख लिया, उसने कितना फोर्स लगाया, 10 × 9.81। वो तो 10 kg मास था, मास इंटू जी, यही तो होता वेट। और वेट ही क्या बन जाता है, फोर्स बन जाता है आपके ऊपर। सिंपल, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब आपको F फाइंड करना चाहिए। चलो F फाइंड करते हैं। F का मतलब समझ लो, वेट। F का मतलब वेट। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, W लिख सकता हूं, सिंपल सा। अब इस लिक्विड का वेट हमें फाइंड करना है, वो क्या होता है, मास इंटू जी। सिंपल। क्या हम लोग जानते हैं ρ = m/v, या मैं इसको ऐसे लिखूं कि m = ρv, यानी वेट जो होगा, मास की जगह क्या ले सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, इंटू आगे जी लिख देंगे। और क्लियर लिखने के लिए मैं कर दे रहा हूं आपको समझ में आए। ये मास की जगह हमने लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। क्यों भाई, लिख सकते हैं। डेंसिटी कितना होगा, रो। वॉल्यूम कितना होगा, नहीं, वॉल्यूम v की जगह क्या लिखेंगे भाई, देखो ये रहा एरिया, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम में ये तो होता है 3 साइड से मल्टीप्लाई होता है, एरिया में तो ऑलरेडी 2 साइड आ गए ना, 2 साइड तो आ ही गए इसमें, इंटू हाइट, यानी हम लिख सकते हैं A × H, ये हो गया वॉल्यूम, इंटू जी। एरिया में 2 साइड हो गया ना, एक साइड ये हो गया एरिया, दो एक साइड ये हो गया। L × B तो होता है एरिया, तो L × B × H, वॉल्यूम आ गया इसमें। तो ये आ गया वेट की वैल्यू, ρgHa, ये वेट आ गया, किसका वेट आ गया, इस लिक्विड का जो इसमें फील्ड है, भरा हुआ है। हम ये वेट ही क्या बन जाता है, फोर्स बन जाता है, किसके ऊपर, इस बॉटम के ऊपर। तो यहां पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, वेट की वैल्यू ρgHa/A, A से कैंसिल, प्रेशर आता है ρgH। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने नदी में छलांग लगाई, आप जितने गहरे पानी में जाते जाएंगे आपके ऊपर प्रेशर वाटर का बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर जितना वाटर है वो सब आपके ऊपर ρgH लगाता जाएगा। तो रो और जी ये तो कांस्टेंट रहेगा भाई, वाटर की डेंसिटी बनी हुई वही, और रो भी क्या है, वही बना हुआ है। लेकिन H जैसे जैसे गहराई में जाएंगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड कॉलम के थ्रू, ये एक लिक्विड का कॉलम हुआ ना, उसके थ्रू प्रेशर कितना जनरेट होता है, वो होता है ρgH। ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद कुछ चीजें और समझते हैं। So next topic is effect of gravity on fluid pressure।
देखिए इसी टॉपिक के बाद हम लोग समझेंगे इसी टॉपिक में कि उसी में आगे होगा। देखिए कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। हमें क्या पढ़ना है? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड के प्रेशर पर ग्रेविटी का कितना इफेक्ट है, और साथ ही साथ हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर, ये दोनों चीज़ें समझेंगे, है ना। एब्सोल्यूट प्रेशर भी और गेज प्रेशर, ये दोनों में डिफरेंस समझेंगे। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना। बहुत छोटा सा टॉपिक होता है लेकिन अक्सर कंफ्यूज करता है अक्सर लोगों को। ध्यान दो जरा इसमें, ठीक है। मान लो हम लोग यहाँ पर एक लिक्विड का एक कंटेनर ले लेते हैं और इसमें बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है, ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड में हमने उसका एक एलिमेंट लिया। ध्यान दीजिए भाई, हमने एक एलिमेंट, फ्लूइड का ही एलिमेंट लिया हमने, ये छोटा सा एलिमेंट फ्लूइड का ले लिया। पानी है, फ्लूइड है इसमें। अब समझिएगा कि यहां पर प्रेशर किस तरीके से काम कर रहा होगा। देखिए इस एलिमेंट पर सबसे टॉप पर एक प्रेशर होगा जो कि नीचे की तरफ होगा, इसकी वैल्यू P1 होगी। नीचे का लिक्विड इसको ऊपर करेगा तो नीचे से ऊपर एक प्रेशर होगा, कौन सा होगा भाई? P2। 1 पर, ऊपर हमने 1 कह दिया, नीचे 2 कह दिया। और इस लिक्विड का अपना वेट होगा जो नीचे की तरफ होगा, W। इस पर 3 फोर्स काम करेंगे। जैसे मैं, समझिएगा, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सर पर एक फोर्स ऊपर से लग रहा है, ये हवा जो है एटमॉस्फेयर एक फोर्स लगा रही है। नीचे से अर्थ रिएक्शन फोर्स दे रहा है, और मेरा खुद का वेट मुझे नीचे लेके जाना चाह रहा है। ये भी तो है, अगर अर्थ हट जाए तो मैं नीचे चला जाऊंगा ना, गड्ढा हो जाए तो मैं नीचे चला जाऊंगा। तो मेरा खुद का वेट मुझे नीचे ले जाना चाह रहा है। तो मेरे ऊपर 3 फोर्सेस एक एट ए टाइम काम कर रहे हैं। क्लियर? अब आइए, तो P1 क्या है भाई? P1 इज द प्रेशर एट टॉप ऑफ एलिमेंट। क्या मैं इसको इससे लिख सकता हूं? P1 इज इक्वल टू, नहीं, मैं लिख सकता हूं F1 इज इक्वल टू P1A, ये लिख सकता हूं मैं भाई। P इज इक्वल टू F/A, तो इस पर फोर्स कितना हुआ? प्रेशर अपॉन एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। P2 क्या होगा भाई? P2 मैंने क्या माना है? प्रेशर एट बॉटम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा लिया मैंने? इसी लिक्विड का ही एलिमेंट लिया हुआ है। तो यहां पर फोर्स कितना लग रहा होगा नीचे से भाई? नीचे से ऊपर की तरफ, वो होगा P2A। एरिया तो सेम होगा ना। अब देखो एक बार, क्या वेट कितना होगा अभी हमने फाइंड किया। अगर इसकी हाइट मैंने स्मॉल h ले लिया है तो क्या ρGHA होगा? अभी हमने फाइंड किया था ρGHA, ठीक है। तो ये 3 फोर्सेस हैं। जरा तीनों के इक्विलिब्रियम में करके देखो क्या आता है, समझना जरा भाई। देखो दो फोर्सेस कहां जा रहे हैं? ऊपर से नीचे। कौन कौन से? P1 प्लस W इज इक्वल टू क्या है भाई? P2। तभी तो इक्विलिब्रियम में है। एक फोर्स नीचे से ऊपर जा रहा है, 2 फोर्सेस ऊपर से नीचे आ रहे हैं। क्या यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? P2 माइनस P1। सॉरी, मैं प्रेशर क्यों लिख दिया मैंने? फोर्स लिखना है ना, तो मैं लिखूंगा F1 प्लस W इज इक्वल टू F2। भाई W तो फोर्स है, तो फोर्स को फोर्स के साथ लगाएंगे ना, प्रेशर थोड़ी ले आएंगे उसमें। तो यहां से मैं लिख सकता हूं F2 माइनस F1 इज इक्वल टू W। जरा F2 की वैल्यू लिखते हैं, P2A माइनस F1 की वैल्यू P1A इज इक्वल टू W की वैल्यू रख दो, क्या है? ρGHA। अगर मैं दोनों से A कॉमन ले लूं तो A कैंसिल हो जाएगा। यहां से आ गया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू ρGH। एक चीज तो यहां से आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ समझाता हूं मैं आपको। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये जो एलिमेंट था ये ऊपर चला गया, ऊपर यहां तक पहुंच गए, एकदम ऊपर वाले पर, यानी जो टॉप का पॉइंट है ना वो एटमॉस्फेयर पे आ गया, एटमॉस्फेयर पर। तो P1 की वैल्यू क्या होगी? P1 इज इक्वल टू PA एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ये जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये एलिमेंट यहां चला गया तो अब तो ऊपर वाला प्रेशर लग रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगी PA। तो यहां से देखिए P2 क्या बन जाएगा? P2 हो जाएगा PA प्लस ρGH। इसको ऐसे भी मैं लिख देता हूं, दोनों चीजों में लिख के मैं आपको समझा देता हूं क्या चीज है ये ρGH। देखिए बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप अभी यहां हैं, अपने आप को फील करिएगा, आप यहां हैं, आपके ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है? आप कहेंगे वो लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपके ऊपर कौन सा लग रहा है? PA। अभी कौन सा लग रहा है? PA लग रहा है। और आप लिक्विड के अंदर चले जाइए, पानी में कूद जाइए, तो जो PA लग रहा था वो तो लग ही रहा है, साथ ही साथ ρGH भी लगेगा, PA प्लस ρGH। जब आप यहां जाएंगे ना नीचे, तो PA प्लस ρGH कौन है? जो लिक्विड कॉलम की वजह से लगता है। तो जब कोई नदी में कूदता है तो उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था वो तो लगता ही रहेगा, साथ ही साथ क्या लगता है? ρGH लगने लगता है। ये जो एक्सेस प्रेशर है, ρGH तो एक्सेस प्रेशर है ना, यहां पर ये जो P2 है यही कहलाता है एक्चुअल प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। और ये जो ρGH है या मैं कहता हूं एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर P माइनस PA इज इक्वल टू ρGH is called गेज प्रेशर। ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जब हम लोग बाहर हैं तो मेरे ऊपर कौन सा प्रेशर लगता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम लोग पानी में चले जाते हैं तो मेरे ऊपर कौन सा प्रेशर लगता है? एक्चुअल, एक्चुअल या एब्सोल्यूट। अच्छा, क्या एक्चुअल एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक से कितना ज्यादा होता है? गेज प्रेशर से ज्यादा होता है। यानी जब हम पानी में जाते हैं तो हमारे ऊपर गेज प्रेशर बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही? जब हम बाहर रहते हैं तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब पानी में जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक तो लग ही रहा था, अब एक प्रेशर और बढ़ गया, कौन सा? वाटर लिक्विड वाला। वो कितना होता है? ρGH। तो PA प्लस ρGH वो कौन सा बन गया? वो बन गया एब्सोल्यूट। वही एक्चुअल है, वही क्या है? एक्चुअल प्रेशर है। और कितना अमाउंट बढ़ गया? एक्सेस कितना हो गया? ρGH एक्सेस हो गया। ये है गेज प्रेशर। ये क्या है? गेज प्रेशर। अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जो डिवाइसेस यूज करते हैं वो डिवाइसेस कौन सा प्रेशर मेजर करती है? अंदर वो गेज प्रेशर मेजर करती हैं। क्या मेजर करती हैं? गेज प्रेशर मेजर करती हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब देखो एक बात और समझ, हाँ तब पानी के अंदर मेजर होता है, गेज प्रेशर मेजर होता है। एक चीज और, अभी मैंने जब आपको पास्कल लॉ समझाया तो जो डेफिनेशन लिखी हुई थी उसमें लिखा था ग्रेविटी के बारे में कि अगर ग्रेविटी को हम नेग्लेक्ट कर दे, ना हो, तब लगता है। अच्छा एक बात बताओ, इसी में आ जाओ, P2 और P1 में, क्या P2 और P1 इक्वल होने चाहिए थे ना पास्कल लॉ से? अरे पास्कल तो ये कहा था ना प्रेशर हर जगह इक्वल है। तो अगर आप कहेंगे इफ देयर इज नो ग्रेविटी या इफ नेग्लेक्ट ग्रेविटी, इसका मतलब क्या हुआ? G इज इक्वल टू 0। जब आप G 0 करेंगे ना तब आएगा P2 इज इक्वल टू P1। अब ये पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ। यानी पास्कल लॉ में, पास्कल लॉ क्या करता है? एक कंडीशन बताता है, उस कंडीशन के साथ पास्कल लॉ लगता है कि आपको ग्रेविटी को क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है वहां पर, तब आप पास्कल लॉ सही सही लगाते हैं। इस बात को यहां से साबित कर दिया गया है ना कि जब हम ग्रेविटी को 0 कर देंगे उस वक्त क्या होगा? पास्कल लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। तो पूरा समझ में आ गया? गेज प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर कोई एब्सोल्यूट प्रेशर, और
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा अभी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। मरकरी बैरोमीटर, क्या यूज है इसका और आखिर इसको क्यों पढ़ना है? एक्चुअल में एक साइंटिस्ट हुए, नाम था ई टॉरिसेली। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए से इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट किया। क्या किया, बहुत ध्यान समझिएगा। उन्होंने पहले कंटेनर ले लिया, कंटेनर में मरकरी फिल कर दिया। मरकरी फिल करने के बाद उन्होंने एक ट्यूब लिया, ये ट्यूब है, ये ट्यूब उन्होंने लंबा लिया और 1 मीटर हाइट के लिया। कितनी मीटर हाइट का? 1 मीटर हाइट का। और 1 मीटर हाइट के बाद इन्होंने उसमें मरकरी पूरा फिल कर लिया, पूरा एकदम, और एक बार थंब रखा और फिर उसको पलट दिया। तो जो ओपनिंग एंड था वो नीचे आ गया और ऊपर क्या आ गया? क्लोज एंड। बात समझ में आ गई होगी। पलट दिया, ओपनिंग एंड नीचे, क्लोज एंड ऊपर, और जो ओपनिंग एंड था वो जो कंटेनर में मरकरी फील्ड था उसके अंदर लेकर गए वहां पर और उसको छोड़ दिया। तो अब क्या होगा, ओपनिंग एंड चूंकि नीचे है तो ऊपर से मरकरी नीचे आएगा, जाहिर से बात है। तो वो मरकरी ऊपर से नीचे आया, लेकिन कितना आया? वो इतनी ही हाइट तक आया। और कितना आया? वो था 76, कितना था? सेंटीमीटर। उन्होंने कितना लिया था? 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का लिया था, 76 सेंटीमीटर नीचे आया। अब एक बात समझिएगा, जब वो नीचे आया हो तो ये जो खाली स्पेस है इसमें अब क्या है? वैक्यूम है, क्योंकि एयर हो सकता है इसमें? नहीं भाई, एयर आने का रास्ता देखिए ऊपर से आ नहीं सकता क्योंकि क्लोज है, और नीचे उन्होंने पहले ही मरकरी लिया हुआ था तो बबल के फॉर्म में जा ही नहीं सकता यहां। तो यहां पर क्या हुआ? ये है पोर्शन वैक्यूम। क्या मान लीजिए मैं यहां पर प्रेशर कहता हूं पीए, यही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, ध्यान समझिएगा। अब उनका एक्सपेरिमेंट ये हो गया। अब उन्होंने कैलकुलेशन कैसे किया समझिएगा। उन्होंने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दोनों पॉइंट समझिए। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, क्लियर? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट B। सही है, सेम लेवल पे है, ग्रेविटी का कोई मतलब नहीं भाई। जब सेम लेवल हो तो ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो तो अंदर जाने के बाद है ना ग्रेविटी नेग्लेक्ट करना, ρg h तब आएगा। तो यहां पर क्या हुआ? PC इज इक्वल टू PB, क्लियर? इससे ये बात तो आ गई। अब आ जाइए इसमें, अगर मैं PB कैलकुलेट करना चाहूं इस कंटेनर में, देखो तो मैंने क्या कहा था, जब आप लिक्विड के अंदर जाएंगे तो आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, प्लस क्या लगता है, जितने लिक्विड कॉलम में आप अंदर चले गए उसका ρg h। इसका मतलब यहां पर देखो, इससे कैलकुलेट किया जाए तो PB इज इक्वल टू क्या होगा? PA प्लस ρg h होगा। एकदम क्लियर, ठीक है? क्या PA की वैल्यू कितनी है? वो तो वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब प्रेशर 0। यहां पर तो PB की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई ρg h। क्या ये PB इज इक्वल टू PC है? और जब PC ओपन लेयर पे है तो क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है? तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान समझिए, ये हो गया P इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू PB। अच्छा एक बात और, मैं इसको कैपिटल A लिख देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसको लिख देता हूं कैपिटल A। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्मॉल a से लिखते हैं ना, इसलिए। तो ये हो गया ρg h, PA इज इक्वल टू ρg h। अब जरा यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने मरकरी लिया है, मरकरी का डेंसिटी कितना हुआ? 13 पॉइंट कितना होता है भाई? 13.6 इंटू 10⁻³ यानी डेंसिटी होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg/m³। ये रख दिया हमने। G 9.81 इंटू H 76 सेंटीमीटर तक तो है ही है,
मीटर में कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा 0.76 मीटर। इसको कैलकुलेट करिए, कितना आ रहा, पी ए की वैल्यू कैलकुलेट करिए, कितना आ रहा, ये आएगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इन्होंने इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। समझ में आ गया इनका एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसको नाम दिया गया है, ये जो वैक्यूम प्रेशर है ना पी ए, इसको इन्होंने इसी के नाम पे जाना जाता है, टॉरिसियली प्रेशर। इस प्रेशर को इसे कहा भी जाता है। तो अगर न्यूमेरिकल में वो वैक्यूम प्रेशर ना करके टॉरिसियली प्रेशर कहे तो आप उसको वहां से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, जीरो ही होगा वो। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको।